नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 10 जून 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPOSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज लाइक UPPCS, बिहार, राजस्थान, झारखंड, MP के साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज के करंट अफेयर्स के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नेशनल अफेयर्स में यानी राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21। दोस्तों, इसमें हिमाचल प्रदेश ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। इन द नेशनल रैंकिंग ऑफ एनीमिया फ्री इंडिया इंडेक्स 2020-21, हिमाचल प्रदेश हैज सिक्योर्ड थर्ड पोजीशन विथ ए स्कोर ऑफ 57.1. मध्य प्रदेश रैंक फर्स्ट विथ ए स्कोर ऑफ 64.1, फॉलोड बाय उड़ीसा विथ ए स्कोर ऑफ 59.3 सेकेंड रैंक पे। याद रखेंगे दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश आ गया है, जो कि 2018-19 में वह 18th रैंक पर था। यह ध्यान रखेंगे। तो दिस टाइम विद द इंप्रूवमेंट इन इट्स रैंकिंग, हिमाचल प्रदेश हैज बिकम वन ऑफ द लीडिंग स्टेट अक्रॉस द कंट्री। यानी इस बार हिमाचल प्रदेश ने देश भर में अग्रणी राज्यों में यह शामिल हो गया है। To make children anemia free, health supplements of iron and folic acid are being provided in the state. इसके पीछे क्या कारण था? तो प्रदेश में बच्चों को जो एनीमिया मुक्त करने के लिए रोग निरोधक आयरन की गोलियां, फॉलिक एसिड की खुराक लगातार समय समय पर दी जा रही थी। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश ने रैंक में सुधार किया है। डिवॉर्मिंग ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इज बीइंग डन रेगुलरली, यानी स्कूल में जाने वाले बच्चों की नियमित रूप से डिवॉर्मिंग की जा रही है। द प्रिवेलेंस ऑफ सॉइल ट्रांसमिटेड वर्म हैज कम डाउन फ्रॉम 29 to 0.3%। सोचिए, कहाँ 29 था, 0.3% इन द लास्ट 3 ईयर में यह हो गया है। तो इस तरह से वहां की सरकार ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए। फाउंडेड हेल्थ प्रोग्राम हैव मैंडेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड्स, यानी वित्त पोषित स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयरन एंड फोलिक एसिड फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का अनिवार्य प्रावधान किया गया। इंडिया इज करंटली वन ऑफ द कंट्रीज विथ एनीमिया एज ए सीरियस पब्लिक हेल्थ कंसर्न। यह चूंकि विश्व में सबसे अधिक एनेमिक पर्सन जो हैं हमारे देश में ही हैं, उसमें जैसे छोटे बच्चे, महिलाएं जो कम उम्र में ही मां बन जाती हैं, उन लोगों में ज्यादा यह बात देखने को मिलती है। अबाउट 50% ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन, 59% of children below 5 years of the age and 54% of adolescent girls are anemic. Reducing the prevalence of anemia can improve मैटरनल एंड चाइल्ड सर्वाइवल रेट्स, यानी एनीमिया की व्यापकता में कमी से मातृ एवं शिशु जीवित रहने की दर में सुधार लाया जा सकता है। अगर हम लोग नियमित रूप से आयरन एंड फोलिक एसिड यह सब गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचाया जाए तो हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। और जो यह तमगा लगा हुआ है कि विश्व में सबसे अधिक एनीमिक पर्सन इंडिया में है, वह कम किया जा सकता है, और ऐसे में सरकार लगातार प्रयासरत है भी। तो दोस्तों, एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड अंडर द प्राइम मिनिस्टर ओवररीचिंग स्कीम फॉर हिज होलिस्टिक नॉरिशमेंट, यानी प्रधानमंत्री की यह जो व्यापक योजना के तहत एनीमिया मुक्त भारत, यानी इसको AMB कहा जाएगा, कार्यक्रम शुरू किया है। द प्रोग्राम कवर्स चिल्ड्रन ऑफ 6 to 59 months, adolescents as well as women of reproductive age from 15 to 49 year। तो इसमें इस प्रोग्राम के तहत किसको शामिल किया गया है? 6 महीने से लेकर 59 महीने के बच्चों तक, किशोरों को, 15 से 49 वर्ष की जो प्रजनन आयु की महिलाओं को, जो लोग जो है जिनकी कम उम्र में शादी भी कर दी जाती है, वह भी एनीमिक हो जाते हैं, तो उन सब को इस प्रोग्राम में रखा गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स एलोकेशन ऑफ 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम फॉर रेलवेज। रेलवे के लिए कह सकते हैं कि आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित करने के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छा, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अच्छा कदम उठाया है। द
Union Cabinet approved the allocation of 5 megahertz spectrum in the 700 megahertz band to the Indian Railway to improve communication and signaling system. कितने सारे हादसे सिग्नल समस्या की वजह से होते हैं, तो यह सब अब इंप्रूवमेंट होगा. दिस विल हेल्प द रेलवेज टू इंप्रूव द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर. इससे रेलवे यात्रियों की सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलेगी. यह बहुत ही अच्छी कह सकते हैं पहल है. विद दिस स्पेक्ट्रम इंडियन रेलवेज विल बी एबल टू प्रोवाइड LTE बेस्ड मोबाइल ट्रेन radio communication on its routes. The railways said in a statement, the project estimated to cost around 25,000 crore will be completed in the next 5 years. तो यह जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है LTE मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रदान कर सकेगा, इसमें 25,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी और इस परियोजना को पूरा करने में 5 साल का समय लगेगा. तो रेलवेज इज करेंटली डिपेंडेंट ऑन ऑप्टिकल फाइबर फॉर इट्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, बट आफ्टर दिस द एलोकेशन ऑफ न्यू स्पेक्ट्रम इट विल बी एबल टू यूज हाई स्पीड रेडियो, यानी हाई स्पीड तेज रफ्तार वाले रेडियो का हम यूज कर सकेंगे. ऑल्सो इट विल अट्रैक्ट मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स टू फुलफिल द मेक इन इंडिया, यानी साथ ही हम इससे मेक इन इंडिया मिशन को पूरा करने और नए नए रोजगार पैदा करने के विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की खातिर बहुराष्ट्रीय उद्योगों को भी हम लोग अट्रैक्ट करेंगे इसके तहत. तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द इंडियन रेलवेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ LTE मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन is to provide secure and reliable voice, radio and data communication services for operational security आदि. यानी भारतीय रेलवे के अनुसार लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन का मकसद परिचालन सुरक्षा आदि के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद वीडियो और आंकड़े संबंधी आवाज जो कि जैसे जो पुकारते हैं, ये सब चीजें आंकड़े संचार सेवाएं सब मुहैया कराया जाता है. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह पहल से यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ रेलवे को और मॉडर्न फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी और ये बहुत ही अच्छी पहल है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए मंजूरी दे दी है. अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज में. कॉरपेट CORPAT कॉरपेट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड. भारत और थाईलैंड के बीच कॉरपेट अभ्यास. दोस्तों, थाईलैंड आसियान देशों में से एक देश है जिसकी कैपिटल है बैंकॉक, which is situated on the bank of Chao Phraya River, जो कि चाओ फ्राया नदी के किनारे बसा हुआ है. तो दिस इज द 31st एडिशन ऑफ द कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, इसी को कॉर्पेट कहते हैं, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी इंडो थाई कॉर्पेट बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड बिगन ऑन वेडनेसडे, यानी अभी 9 जून से 11 जून तक यह चलेगा. दिस ज्वाइंट पेट्रोल ऑफ द इंडियन नेवी एंड द रॉयल थाई नेवी विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 9 to 11 जून. अकॉर्डिंग टू द डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय के अनुसार, दिस टाइम द इंडिजिनसली बिल्ट इंडियन नावल शिप INS सरयू, सरयू याद रखना, सरयू नदी भी बहती है. कहां बहती है? फैजाबाद, अयोध्या जिसे कहते हैं. अयोध्या जो है, अयोध्या जहां पर राम मंदिर बाबरी मस्जिद दोनों है, तो अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सरयू रिवर. थाईलैंड शिप HTMS Krabi and Dornier maritime patrol aircraft of both the navies are participating in कॉर्पेट. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत का स्वदेशी निर्मित नौसेना का जहाज INS सरयू, थाईलैंड शिप HTMS क्रॉबी, यह सब भाग ले रहे हैं. बोथ द नेवीज कंडक्ट कॉर्पेट ट्वाइस ए ईयर टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम लिंक्स बिटवीन टू कंट्री. यह हर साल 2 बार होता है. क्यों होता है? हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए, हिंद महासागर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सुरक्षित रखने और इंटरनेशनल ट्रेड को और मजबूत करने के लिए यह पहल की जाती है. तो द इवेंट बिटवीन टू कंट्रीज अलोंग देयर इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, इसे IMBL कहते हैं, हैज बीन गोइंग ऑन सिंस 2005.
यह 2005 से किया जा रहा है इन दोनों देशों के बीच। थोड़ा सा थाईलैंड देख लीजिए। थाईलैंड, इसे स्वतंत्र भूमियों का देश कहा जाता है, इसे जो है सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। यहाँ पर चावल का निर्यात में यह प्रमुख स्थान रखता है। और दोस्तों यह देख रहे हैं लाओस इसको टच करता है, जिसकी कैपिटल वियंतियन है। और लाओस इज लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ एशियन, ईस्ट एशियन कंट्रीज, यानी आसियान में अगर पूछा जाए कि कौन लैंडलॉक्ड है तो ये लाओस ही है। कंबोडिया, जिसकी कैपिटल नाम पेन है, ये भी देखिए स्पर्श कर रहा है। और इधर म्यांमार कर रहा है, जिसकी नायपीडा है राजधानी। और इधर आप देख सकते हैं मलेशिया भी इसको टच कर रहा है, गल्फ ऑफ थाईलैंड। और इधर अंडमान सागर को भी, तो भारत से इसके संबंध हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो थाईलैंड, और यहाँ की राजधानी ध्यान रखेंगे बैंकॉक। चाओ फ्राया, ये देखिए दिखा है चाओ फ्राया नदी इसी किनारे बसा हुआ है। अब बढ़ते हैं दोस्तों एल साल्वाडोर, ये भी एक कंट्री है, याद रखना यह मिडिल अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश हैं। जैसे एल साल्वाडोर सुना होगा, बेलिज सुना होगा, होंडुरास सुना होगा, अभी चर्चा करेंगे, पहले खबर सुन लीजिए। तो बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला एल साल्वाडोर पहला देश बन गया है दोस्तों। तो एल साल्वाडोर बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव बिटकॉइन। और एल साल्वाडोर की कैपिटल है सान साल्वाडोर। This is the Central American country. El Salvador has become the first country in the world legalized Bitcoin. यानी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश हो गया है El Salvador. The El Salvador Congress on 9 June approved a bill legally recognize Bitcoin, which is the world's largest cryptocurrency. इसे आभासी मुद्रा कहा जाता है। It will be used alongside the US dollar. तो यहाँ की जो मुद्रा है वो US डॉलर है, which is the official currency of El Salvador. तो उसके साथ साथ ही यह यूज की जाएगी। और बिटकॉइन को वैध मुद्रा बनाने का जो यह कानून बनाया गया है 90 दिनों में लागू हो जाएगा। यानी लॉ दैट मेक्स बिटकॉइन करेंसी लीगल विल कम इनटू फोर्स इन 90 डेज। 90 दिनों में यह स्टार्ट हो जाएगा। मेकिंग बिटकॉइन द ऑफिशियल करेंसी वुड मेक इट इजियर फॉर एल साल्वाडोर सिटीजन्स, क्योंकि वहां के जो नागरिक हैं के पास जो पैसे भेजते हैं, जैसे बहुत सारा अरबों रुपया पैसा बाहर से आता है, तो उसको वह बिटकॉइन के रूप में लेना चाहते हैं। तो एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है? नाइब बुकेले हैं, याद रखिएगा। नाइब बुकेले के अनुसार बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने से विदेशों में रहने वाले एल साल्वाडोर के नागरिकों के लिए घर पर पैसे भेजना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये बिटकॉइन क्या है? आई थिंक यू नो अबाउट very well about this Bitcoin, या दिस इज ए, कह सकते हैं डिजिटल करेंसी, यह एक आभासी मुद्रा है। बिटकॉइन इज ए टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी दैट इनेबल इंस्टेंट पेमेंट्स। बिटकॉइन वॉज इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड इन द ईयर 2009। 2009 में ही यह इंट्रोड्यूस हुआ था। इट इज बेस्ड ऑन एन ओपन सोर्स प्रोटोकॉल एंड इज नॉट इश्यूड बाय एनी सेंट्रल अथॉरिटी। तो यह बिटकॉइन है, हालांकि यह विवादों में हमेशा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मिडिल अमेरिका है, या इसे हम लैटिन अमेरिका भी कह सकते हैं। मैक्सिको से लेकर दक्षिण अमेरिका के सारे देशों के समूह को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगीज, डेनिश, इन सब लोगों का शासन रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए एल साल्वाडोर कहाँ है? यहाँ पर है। तो यहाँ से खूब सारे प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी, ये बेलीज है, इसकी कैपिटल बेल्मोपेन है। होंडुरास है, इसकी कैपिटल टिउगासिगल्पा है। निकारागुआ की कैपिटल मानागुआ है, और ये निकारागुआ लेक भी है, इसको पनामा कैनाल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इससे बहुत आसान हो जाएगा। कोस्टा रिका भी है, इसकी कैपिटल सेंट जॉन्स है, एंड पनामा की कैपिटल पनामा सिटी है। तो इधर आप देख सकते हैं ये कैरेबियन सी है, ये पैसिफिक ओशियन है। तो इन देशों में कहा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जो सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशियन को स्पर्श करता है। नहीं, जनरली देखो पनामा इधर भी है, इधर भी है, ये आप देख रहे हैं कोस्टा रिका इधर भी है, इधर भी है। निकारागुआ भी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर दोनों को स्पर्श करता है। इसी तरह से आप होंडुरास भी देख रहे हैं, दोनों करता है। लेकिन ये एल साल्वाडोर है, यह कैरेबियन सी को नहीं टच करता। इसी तरह से इधर बेलीज है,
वह सिर्फ और सिर्फ कैरेबियन सी को टच करता है, पैसिफिक ओशियन को नहीं करता। इसी तरह से मैपिंग किया करिए, आसान हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नासा स्पेस शटल जूनो। सीधे पूछ लेगा जूनो का संबंध किस ग्रह से है, यानी किस ग्रह के उपग्रह पर चांद पर वह पहुंचा है। तो रीचेज मून गैनीमीड, यह जो है सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो नासा स्पेसक्राफ्ट जूनो हैज सेंट पिक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम लार्जेस्ट मून गैनीमीड। इट इज वन ऑफ द 79 मून्स ऑफ जुपिटर, यानी जुपिटर के 79 उपग्रहों में से एक जो है जो सबसे बड़ा है वह गैनीमीड है। नासा का जो अंतरिक्ष यान है जूनो सौर मंडल के सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमीड की तस्वीरें भेज दी है, और वह बृहस्पति के सबसे बड़े जो उपग्रह या चंद्रमा गैनीमीड की सतह से मात्र 1038 किलोमीटर के भीतर आया, और जुपिटर ऑर्बिटर के जूनो कैम इमेजर और स्टेलर रेफरेंस यूनिट स्टार कैमरे की मदद से तस्वीरें खींची हैं, इस तरह की तस्वीरें भेजी हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम गैनीमीड हैज बीन ऑब्जर्व्ड सो क्लोजली। यह पहला मौका है जो गैनीमीड को इतने करीब से देखा जा रहा है। ड्यूरिंग इट्स मिशन जूनो पास्ड 645 माइल नियर गैनीमीड, और टू पिक्चर ऑफ इट वर रिलीज बाय नासा ऑन ट्यूसडे, इन विच द क्रिएटर टेक्टोनिक फॉल्ट ऑन Ganymede and many deep geographical areas are visible, यानी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर जो है क्रिएटर यानी टेक्टोनिक फॉल्ट एंड कई जो है भौगोलिक क्षेत्र नजर आ रहे हैं। तो जूनो मिशन की निगरानी टीम के जो हेड हैं हेडी बेकर ने कहा, हु इज लीडिंग द जूनो मिशन मॉनिटरिंग टीम, सेड जूनो विल कंटिन्यू टू सेंड मोर इंफॉर्मेशन, वह लगातार जानकारियां भेजता रहेगा। तो द डाटा जुपिटर आइज एक्सप्लोरर दैट इज ज्यूस विल आल्सो बी यूजफुल फॉर यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिशन शेड्यूल्ड टू बी सेंट इन 2022। Thus, JUICE mission will pass by Jupiter's 3 large moon, Ganymede, यूरोपा एंड कैलिस्टो। ये भी ध्यान रखना, ये सब इसी के उपग्रह हैं बृहस्पति के, तो इससे गुजरेगा। इसके 2025 में गैनीमीड तक पहुंचने की उम्मीद है। अनदर नासा मिशन यूरोपा कैलिपर विल बी लॉन्च एट द एंड ऑफ दिस डिकेड, यानी नासा का एक अन्य मिशन यूरोपा कैलिपर इसी दशक के आखिर में लॉन्च होगा, और इट्स टास्क विल बी टू फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन यूरोपा, वहां पर जीवन की संभावना को तलाशेगा। ध्यान रखेंगे। तो गैनीमीड ओवर 3200 माइल्स वाइड एंड इज लार्जर देन द प्लैनेट मरकरी, यानी कह सकते हैं यही सबसे बड़ा उपग्रह है। यह मरकरी ग्रह, बुध ग्रह से, जैसे सोलर सिस्टम में आप देखते हो ना, सबसे नजदीक क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, हाँ, अरुण, वरुण, यम तो अब रहा नहीं, ड्रॉप प्लैनेट हो गया। तब टोटल प्लैनेट्स 8 है, 4 इनर प्लैनेट एंड 4 आउटर प्लैनेट। ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से मैग्नेटोस्फीयर मीन से बबल ऑफ, यानी यह एकमात्र ऐसा जो चंद्रमा है जो कि अपने मैग्नेटोस्फीयर को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त रूप से बड़ा है। तो मैग्नेटोस्फीयर मीन से बबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच ट्रैप्स एंड डिफ्लेक्ट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द सन, जो कि सूर्य से आवेशित कणों को ट्रैप और विक्षेपित करता है। और जूनो मिशन, यह जो है याद रखना कि नासा द्वारा सौर मंडल का 5वां ग्रह, आप देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, तो जुपिटर इज 5th ग्रह और सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट भी है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है। तो जुपिटर जो है पर अध्ययन करने के लिए पृथ्वी से 5 अगस्त 2011 को छोड़ा गया एक अंतरिक्ष शोध यान है जूनो। The Juno probe will continue to collect information about the planet's composition, magnetic field and weather and transmit it toward Earth. तो इस तरह से वहां पर उस ग्रह की बनावट, चुंबकीय क्षेत्र, मौसम के बारे में जानकारी बटोरकर पृथ्वी की ओर प्रसारित करता रहेगा यह मिशन। द एफर्ट्स विल also be made to estimate the amount of water by studying the amount of oxygen and hydrogen in the atmosphere. The Juno
टेनिस कोर्ट के आकार जैसा एक अंतरिक्ष है। इसका जो वेट है वह 3.5 टन का है, यानी 3.5 टन। इन 1996, 20 years before this mission, the Galileo mission was sent to the planet Jupiter। यानी मतलब उसके जो याद रखना कि जूनों के पहले 20 साल पहले 1996 में गैलीलियो मिशन को भी बृहस्पति ग्रह पर भेजा गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी में। CS घोष, चंद्रशेखर घोष को बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त होंगे, ऐसा निर्णय RBI ने लिया है। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ चंद्रशेखर घोष एज द MD एंड CEO ऑफ बंधन बैंक for a period of 3 years. His appointment will be effective from July 10, 2021। और चंद्रशेखर घोष जो भारत में माइक्रो फाइनेंस के प्रमुख समर्थकों में से एक रहे हैं, इन्होंने 2001 में बंधन बैंक की स्थापना की थी और इसका हेडक्वार्टर कैलकाटा में है। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। आज हम बात करेंगे खेल से संबंधित पुस्तकें, जैसे गोल्डन गर्ल PT उषा को उड़न परी भी कहा जाता है। गोल, याद रखना गोल यानी हॉकी का गोल। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर, उनकी यह ऑटोबायोग्राफी है। माय बेस्ट गेम ऑफ चेस, अब चेस का नाम आया तो विश्वनाथन आनंद। यहाँ आप थोड़ा बहुत रिस्क भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको नहीं याद आ रहा है तो यहाँ रिस्क लेकर के टिक मार सकते हैं। हाउ आई प्ले गोल्फ, तो गोल्फ का नाम आएगा तो टाइगर वुड्स को आपको भूलना ही नहीं है। सनी डेज, नाम से ही है, सुनील गावस्कर को सनी भी कहा जाता था। तो वह जो है बहुत बड़े क्रिकेटर हुआ करते थे और अब तो बहरहाल कोच और कमेंट्री हर चीज देखते रहते हैं। तो एक समय हुआ करता था सुनील गावस्कर जी का। माई साइड, डेविड बेकहम, ये भी इनकी जो है आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर, कई बार आप लोग परीक्षाओं में आया है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल की है। ए शॉट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा, जिन्हें 2008 में इन्होंने भी ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता था बीजिंग ओलंपिक में। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। 48% एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज इन ए ईयर अंडर MG नरेगा। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि भारत ही नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, रोजगार, ये सभी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। खासकर इस कोरोना नामक महामारी ने पूरे वर्ल्ड को तहस नहस करके रखा है। तो ऐसे में भारत से यह रिपोर्ट आ रही कि मनरेगा के तहत एक साल में 48% एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुआ है। द एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज हैज आल्सो बीन हिट बाय द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना इन्फेक्शन। ये जो दूसरी लहर आई, इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के भी रोजगार पर असर पड़ा है। अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, देयर हैज been a huge drop of 48% in employment within a year, यानी 48% की गिरावट देखी जा रही। हालांकि इसके पीछे कुछ और भी कारण है, जैसे कि पश्चिम बंगाल का इलेक्शन, उत्तर प्रदेश का पंचायत इलेक्शन, जिसकी वजह से पेमेंट नहीं हुआ, काम नहीं, रुक गया था कुछ दिन के लिए। तो इन मई 2020 50.83 करोड़ पीपल हैड गॉट वर्क अंडर दिस स्कीम। However, now this number has now come down to 26.38। सोचिए कहां 50 करोड़ था 2020 में, घटकर 26.38 करोड़ लोग हो गए हैं। तो द सेंटर हैज गिवन 73,000 करोड़ टू द मनरेगा स्कीम फॉर 2021-22, which is 34.52% less than the total amount allocated in the last financial year। सोचिए मात्र 73,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, पिछली बार की अपेक्षा 34% कम। चूंकि 2020-21 में सबसे पहली राशि जो थी 61,500 करोड़, फिर बाद में इसको बढ़ा दिया गया, यानी आप देख सकते हैं कि 1,11,500 कर दिया गया, यानी 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि डाली गई, जो शहर से ग्रामीण क्षेत्र में लौटे, जो प्रवासी मजदूर लौटे थे तो उनके लिए। लेकिन इस सेकेंड वेव में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली, तो और भी बहुत सारे कारण हैं, इस वजह से यह हो रहा है। दोस्तों थोड़ा सा मनरेगा के बारे में जान लीजिए। पहले इसे नरेगा कहा जाता था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इस अधिनियम को 2005, यह विश्व की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। उस समय यूपीए सरकार हुआ करती थी जब यह एक्ट आया, यानी यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस का प्रोग्रेसिव अलायंस, जो जिसमें कांग्रेस समर्थित पार्टियां हैं, दो पार्टियां हैं ना भारत में, जैसे यूपीए एंड एनडीए।
तो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और यहाँ पर यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, तो यह जो है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो ये जो यूपीए है यह कांग्रेस समर्थित है, एनडीए है भाजपा समर्थित। तो इस तरह से जो है 2005 में अधिनियम आया और 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश से यह स्टार्ट हुआ, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो इस तरह से शुरू में यह 100 दिन के रोजगार की बात अभी भी है। छत्तीसगढ़ ने 150 दिन कर दिया है, जिसमें 50 दिन का एक्स्ट्रा जो पैसा है वह राज्य सरकार वहन करेगी। तो यह जो है ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से शुरुआती दिनों में 200 जिलों में, यानी 2006 में यह इंडिया के 200 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया। फिर 2007 में 130 डिस्ट्रिक्ट और जोड़ दिया गया, 330 हो गया। फिर 2008 में पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया और 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा कहा गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और दोस्तों इसमें 33% आरक्षण भी है महिलाओं के लिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट में भी यह रोजगार योजना बहुत ही सार्थक सिद्ध हो रही है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। राफेल नडाल रीचेस सेमीफाइनल ऑफ फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन का तो इन्हें बादशाह कहा जाता है, यह रोला गैरा के बादशाह हैं, लाल बजरी का बादशाह, इन्हें क्ले कोर्ट का बादशाह कहा जाता है। तो फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। अभी तक यह 13 बार फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं और 14वीं बार यह सेमीफाइनल में भी पहुंच गए हैं। स्पेनिश टेनिस ग्रेट राफेल नडाल लॉस्ट द फर्स्ट सेट इन दिस ईयर्स फ्रेंच ओपन बट आल्सो मैनेज टू रीच द सेमीफाइनल फॉर ए रिकॉर्ड 14th टाइम। और नडाल द 13th टाइम फ्रेंच ओपन चैंपियन हैज मेड हिज वे टू द title victory by defeating Diego Schwartzman of Argentina। डियागो स्वार्ट्जमैन को हराकर खिताबी जीत की ओर इन्होंने कदम बढ़ा दिया है। तो फ्रेंच ओपन का दूसरा सेमीफाइनल दुनिया के 5वें नंबर के खिलाड़ी स्टेफानोस सिपास और 6ठी रैंकिंग वाले अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच होगा। इस तरह से अर्लियर अब महिला वर्ग में क्या है, 4 महिलाएं पहुंच गई हैं सेमीफाइनल में और यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी ग्रैंड स्लैम के अंतिम 4 में जो पहली बार पहुंची हैं, यानी इनमें से किसी ने भी यह खिताब नहीं जीता है। और यह 1978 में इससे पहले इस तरह की घटना हुई थी। यानी ये जो चारों खिलाड़ी हैं किसी ने भी, यानी इस बार नया ग्रैंड स्लैम विजेता मिलेगा महिलाओं में, ये ध्यान रखेंगी। तो सकारी का सामना गैरवरीता बारबोरा क्रिसिकोवा से होगा, जबकि अनास्तासिया पी की टक्कर तमारा जिंदा शेख से होगी। अब बढ़ते हैं लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेडक्वार्टर एंड हेड्स, यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय तो आप जानते ही, इसके साथ साथ उसके प्रमुख का भी नाम जानिए। तो जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके जो महानिदेशक हैं डायरेक्टर जनरल ओकोंजो एविला हैं, याद रखेंगे। दूसरा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप 1972 में, यही 5 जून 1972 को जलवायु परिवर्तन की पहली बैठक हुई थी। यही कारण है कि 5 जून को हम लोग इन्वायरमेंट डे के रूप में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी है, केन्या। केन्या जो है कहाँ है, अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका पर स्थित देश है, तटीय देश है। इसकी राजधानी नैरोबी है और वहीं पर जो है मसाई जनजाति पाई जाती है कीनिया में। इसके प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष हैं एंगर एंडरसन। और तीसरा है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कंजर्वेशन, WWF 1961 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, पवन सुखदेव इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 1971 में स्थापना हुई थी, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष क्लाउस श्वाब हैं। एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसे ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका रोम इटली में इसके जो हेडक्वार्टर है और रोम टाइबर नदी के किनारे बसा है। डेविड बासले इसके हेड हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का अक्सर आप लोग सुनते होंगे, 1945 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC है। क्रिस्टीना जॉर्जीवा इसके अध्यक्ष हैं और भारत की तरफ से चीफ इकोनॉमिस्ट भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ हैं। एंड नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जिसे यूनिसेफ कहा जाता है। तो यह 1946 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी जो हेड है हेनरीटा H. फोर हैं। और
यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसे क्या कहेंगे, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, 1945 में स्थापना हुई थी। पेरिस में इसका मुख्यालय है। आंद्रे अजोले इसकी हेड हैं। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ, इसका जो है 1945 में रोम में है इसका, और इसके जो महानिदेशक हैं क्यू डोंग्यू। और आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था, जिनेवा में है इसका हेडक्वार्टर, और गाय राइडर इसके हेड हैं, फिर से नियुक्त किए गए हैं। तो इस तरह से 10-10 हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चर्चा करते रहेंगे, बीच बीच में इसे याद करते रहिए, यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं अंकिता राठौर, श्रवण खालिंग, नीतू गौतम, सीमा गोगिया, रुपिंदर कौर, रोली सरोज, स्टेफी, अग्नेश्वर चटर्जी, मंटू कुमार, रेणु बाला, दीक्षा सिंह, हेमंत शर्मा, पृथ्वी, मोहम्मद हसन, दिव्यांशी सिंह, एकता, अक्षय कुमार, नीरज यादव, विनोद जायसवाल, सूरज उपाध्याय, निधि राठौर। इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो आज आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द एनीमिया फ्री इंडिया इंडेक्स 2021? केरल, एमपी, गोवा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच प्लैनेट इज द जूनो मिशन रिलेटेड? जूनो मिशन का संबंध किस ग्रह से है, कहां की खोज कर रहा है? तो मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि, यानी मार्स, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नावल एक्सरसाइज हैज बीन रिसेंटली हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड? पैसेक्स, जिमेक्स, सिंधु या कॉर्पेट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following has become the first country in the world to legalize Bitcoin? El Salvador, Peru, Brazil, Mexico. Next question है, who has been reappointed by the Reserve Bank of India as the MD and CEO of Bandhan Bank for a period of 3 years? CS Ghosh, Chandrasekhar Ghosh, Avinash Mukherjee, Rajesh Kara, and none of these. Next question है, who is the author of the book A Shot at History? सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा, युवराज सिंह, विश्वनाथन आनंद। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के तहत कितने दिन का रोजगार मिलता है? हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर एमजी नरेगा स्कीम? 50 डेज, 90, 100 या 150 डेज? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेनिस प्लेयर हैज won the French Open title maximum time? 13 बार जीता है। रोजर फेडरर, राफेल नडाल, पीट सैम्प्रास, आंद्रे अगासी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम लोकेटेड? पेरिस, नैरोबी, वियना, जिनेवा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? आंद्रे अजोले, गाय राइडर, थॉमस बाज, डेविड मालपास। तो इन 10 प्रश्न के उत्तर आप लोग दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।